मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं रिजवान रैंकर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वह है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। क्लास 12 NCERT। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर इनफैक्ट एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो करते हुए ये वीडियो एग्जैक्टली एनसीईआरटी के कंटेंट्स पर आधारित होगा और ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। बेसिक कंसेप्ट्स। एनसीईआरटी का बुक का शुरुआत यहीं से हो रही है जो 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, प्रोविजंस relevant for accounting। हम इस 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी की बुक्स की शुरुआत है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड और प्रोविजंस रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जो बेसिक कंसेप्ट है। आइए शुरुआत करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप से। नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप एंड हाउ डज एन एसोसिएशन बिकम अ पार्टनरशिप। यानी एक एसोसिएशन को पार्टनरशिप बनने के लिए कौन कौन सा कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि पार्टनरशिप होता क्या है। इसके लिए हमको सेक्शन 4 देखना होगा ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 डिस्कस करता है पार्टनरशिप को। क्या कहता है आइए देखते हैं। पार्टनरशिप is the relation between persons who have entered into an agreement to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all. These are the words of section 4 of Indian Partnership Act 1932. सेक्शन 4 क्लियरली डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। उन लोगों के बीच के संबंध को पार्टनरशिप कहते हैं जो लोग हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, आपस में एक एग्रीमेंट किए हैं। एग्रीमेंट किस चीज का? टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे, अब बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उस बिजनेस को वो सब लोग चलाएंगे जो लोग एंटर किए हैं, पार्टनरशिप आपस में किए हैं, या फिर उसमें से कुछ लोग उस बिजनेस को रन करेंगे। उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, जो रिलेशंस होते हैं, इज कॉल्ड पार्टनरशिप। मतलब जब कुछ लोग एक दूसरे के पास आते हैं और इस बात के लिए अग्री हो जाते हैं कि वो एक बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे,
अब बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसको वो शेयर करेंगे। दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप, कहा जाता है उनके बीच में एक पार्टनरशिप है। तो सो सेक्शन 4 इज क्वाइट क्लियर on the definition of partnership. Partnership is the relation between persons who have entered into an agreement. उन लोगों के बीच में जो रिलेशन, जो एक एग्रीमेंट किए हैं आपस में, टू शेयर प्रॉफिट्स। एग्रीमेंट क्या है? टू शेयर प्रॉफिट। किसका? बिजनेस का। कैरिड ऑन बाय ऑल, वो सभी लोग उस बिजनेस को चलाएंगे या उसमें से कुछ लोग उस बिजनेस को चलाएंगे। एक्टिंग फॉर ऑल, सबको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम और आप दो आदमी अग्री हो गए एक बिजनेस सेटअप करें, अब बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे, तो वी आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। हम लोग ये कहा जाएगा कि हम लोग के बीच में पार्टनरशिप है, यानी हम लोग के बीच जो रिलेशनशिप हो गया वो पार्टनरशिप हो गया। जैसे आपसे कोई पूछता है व्हाट इज फ्रेंडशिप, तो विद हम लोग जवाब क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन फ्रेंड्स इज फ्रेंडशिप। उसी तरह व्हाट इज पार्टनरशिप? द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स इज पार्टनरशिप। सेक्शन 4 उसी रिलेशन की बात करता है जो रिलेशन उन लोगों के बीच में होता है जो लोग आपस में एक एग्रीमेंट किए हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एक बिजनेस का, जिस बिजनेस को वो स्वयं चलाते हैं। तो सो आई होप आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन समझ में आया होगा, जो कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। देखिए, पार्टनरशिप किसी एसोसिएशन को, फॉर एन एसोसिएशन टू बिकम अ पार्टनरशिप, क्या क्या होना चाहिए? पर्सन्स, यानी एक से ज्यादा पर्सन होना चाहिए। क्लियर है? पर्सन्स यानी एक से ज्यादा पर्सन्स। एग्रीमेंट, उन पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किस चीज का? टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करने का। प्रॉफिट किसका? बिजनेस का। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। 1 2 3 4 और 5, these are 5 elements. These requirements make an association a partnership. पहला, persons, more than one person. An agreement to share profits, business and carried on by all of them or any of them. तो इसको हम लोग बोलते हैं essentials of partnership under section 4। आइए देखते हैं। Elements of partnership. Elements of partnership means वो कौन से रिक्वायरमेंट्स है, वो कौन सा कंडीशंस है, वो कौन सा शर्तें हैं जो किसी एसोसिएशन को पार्टनरशिप का रूप दे देती है। पहला है एटलीस्ट 2 पर्सन्स, कम से कम 2 पर्सन्स होना चाहिए। दूसरा, एग्रीमेंट। तीसरा, बिजनेस। चौथा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पांचवा, म्यूचुअल एजेंसी। ये 5 रिक्वायरमेंट्स है जो कि किसी एसोसिएशन को पार्टनरशिप बनने के लिए जरूरी है। एटलीस्ट 2 पर्सन्स, एग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड म्यूचुअल एजेंसी, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। आइए इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। इन चीजों को कहां से डिराइव किया गया है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। At least 2 persons. At least
दे कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखिए आपके सामने मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। एटलीस्ट 2% आर रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप, कम से कम 2% होना चाहिए। मैक्सिमम पूछे कितने होंगे, तो मैक्सिमम मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे, इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके लिए हम लोग कंपनीज मिसलेनियर रूल्स 2014 का रूल नंबर 10 देखते हैं, तो वहां से पता लगता है कि किसी भी फर्म में मैक्सिमम पार्टनर 50 होना चाहिए। यानी 50 से ज्यादा हुआ पार्टनर तो वह फर्म इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा। तो सो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 एटलीस्ट 2% आर रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप, कम से कम 2% होने चाहिए। दिस पर्सन मस्ट बी हैव अ लीगल एंटिटी, यानी दिस मस्ट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। दे कैन बी नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल कौन है, हम और आप इंडिविजुअल्स जो है, मोहन है, सोहन है, जॉन है, करीम है, ये सब नेचुरल है, दे आर लीगल पर्संस, दे एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। आर्टिफिशियल कौन है, कंपनी है, एलएलपी है। याद रखिए पार्टनरशिप फॉर्म लीगल एंटिटी नहीं रखता है, यानी इसका कोई लीगल एंटिटी नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। तो सो पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2% होना जरूरी है। वो पर्सन लीगल होना चाहिए, लीगल एंटिटी उनकी होनी चाहिए, और नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। मसलन मोहन सोहन के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, मोहन एबीसी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, एबीसी लिमिटेड एक्स वाई जेड लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, एक इंडिविजुअल कंपनी के साथ कर सकता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ भी कर सकता है। यानी नेचुरल टू नेचुरल, आर्टिफिशियल टू आर्टिफिशियल, या फिर नेचुरल टू आर्टिफिशियल। कंडीशन यही है कि पर्सन लीगल इन नेचर होना चाहिए, यानी दे मस्ट हैव अ लीगल एंटिटी। हाँ, अगर पूछते हैं क्या एक फर्म पार्टनरशिप दूसरे फर्म के साथ कर सकता है या किसी इंडिविजुअल के साथ कर सकता है, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका लीगल एंटिटी नहीं होता है। तो सो आपको समझ में आ गया होगा कि एक पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2% होना जरूरी है। ये पर्सन नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, बट दे मस्ट हैव अ लीगल एंटिटी, यानी दे मस्ट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिमम कितना होंगे, 50 होंगे, उससे ज्यादा हुआ इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा। एग्रीमेंट, an agreement is the basis of partnership. No agreement, no partnership. The agreement is to share profit. The agreement must be valid. The agreement can be oral or in writing. An agreement is the basis of partnership. एक पार्टनरशिप की उत्पत्ति एग्रीमेंट से होती है। A partnership results from an agreement under section 4 of Indian Partnership Act 1932. नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी हालत में पार्टनरशिप नहीं बनेगा। यानी अ पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बट व्हाइल इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस। द एग्रीमेंट किस चीज के लिए, टू शेयर प्रॉफिट्स। द एग्रीमेंट मस्ट बी वैलिड, एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए। वैलिड क्या है, इसके लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पढ़ना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकते हैं, वाइड भी हो सकते हैं, बट हियर एग्रीमेंट मस्ट बी वैलिड। द एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और इन राइटिंग, यानी इस एग्रीमेंट को पार्टनर्स स्पोकन वर्ड्स में भी कर सकते हैं, या उनके कॉन्ट्रैक्ट से इंप्लाइड भी हो सकता है, या फिर इन रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं। यानी एग्रीमेंट को इन राइटिंग होना कोई जरूरी नहीं है, ऑरली भी बनाया जा सकता है, यानी या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट से इंप्लाइड भी किया जा सकता है। यानी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इंप्लाइड भी हो सकते हैं। थर्ड, बिजनेस। A business
is required for partnership. No business, no partnership. Joint ownership is different from partnership. यहां पर देखिए आपको बोला गया एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट मेड बाय 2 और मोर पर्सन्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप। यानी एक से ज्यादा लोग आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि वो बिजनेस को सेटअप करेंगे, बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा शेयर करेंगे, दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। उनके बीच जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप है। तो सो अ बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किसके लिए? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। प्रॉफिट कहां से आएगा? बिजनेस के लिए। तो सो नो बिजनेस नो पार्टनरशिप। अगर बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं होगा। मतलब किसी चैरिटी के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। यानी पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फॉर अ बिजनेस नॉट फॉर अ चैरिटी। यानी पार्टनरशिप बिजनेस का होता है, चैरिटी का नहीं होता है। ज्वाइंट ओनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप। यानी ज्वाइंट ओनरशिप हो या को ओनरशिप हो और पार्टनरशिप, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप ज्वाइंट ओनरशिप या को ओनरशिप को पार्टनरशिप से मैच नहीं कर सकते, ये दोनों चीजें अलग है। ठीक है, तो सो बिजनेस इज अ मस्ट फॉर पार्टनरशिप। नो बिजनेस नो पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। क्लियर है? सेक्शन 4 कह रहा है। तो सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ मस्ट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट is a must, while sharing of losses is optional। और इसको दूसरे शब्द में बोले तो पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट्स while they can share losses। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के वर्ड्स को आप देखेंगे तो बोला था रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स। तो सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ मस्ट। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात नहीं होगी तो पार्टनरशिप नहीं होगा। यानी इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर एन एसोसिएशन टू बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ मस्ट व्हाइल शेयरिंग ऑफ लॉसेज इज ऑप्शनल। यानी पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट शेयर करना मस्ट है। फॉर अ पर्सन टू बी कॉल्ड अ पार्टनर ही मस्ट बी इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट्स, यानी मस्ट वर्ड यूज किया गया, ये नेसेसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो सो पार्टनर्स मस्ट शेयर प्रॉफिट व्हाइल दे कैन शेयर लॉसेस। लॉस शेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये उनके लिए ऑप्शनल है। यानी अगर मैं किसी फर्म में पार्टनर बनना चाहूं तो मैं ये कंडीशन लगा सकता हूं कि सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करूंगा, लॉस को शेयर नहीं करूंगा। लेकिन ये सिचुएशन कभी नहीं होगा कि हम प्रॉफिट को शेयर नहीं करें अब पार्टनर बन जाएं, ये कभी नहीं होगा। अ पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट कांट बी कॉल्ड अ पार्टनर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। However, a partner who is not under an obligation to share losses can become a partner। अगर लॉस शेयर करने के लिए ऑब्लाइज नहीं है तब भी वो पार्टनर बन सकता है। कंडीशन ये है कि वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए इंटाइटल्ड होना चाहिए। एंड लास्ट वन, म्यूचुअल एजेंसी। Mutual agency, this term has two implications।
ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म। हर पार्टनर को ये राइट है कि फर्म के बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करेगा। नंबर 2, ईच पार्टनर इज बोथ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पहले आप समझिए एजेंसी क्या होता है। एजेंसी इज द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक प्रिंसिपल है एजेंट के बीच में जो रिलेशन होता है, लीगल रिलेशन, उसको एजेंसी कहा जाता है। लेकिन यहाँ टर्म है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? अगर दो लोग, दो पर्सन है, मैं है और आप है, मैं प्रिंसिपल हूं और एजेंट भी हूं, आप भी प्रिंसिपल और एजेंट है, तो हमारे और आपके बीच में जो रिलेशन होगा म्यूचुअल एजेंसी होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ, मेरे एक्ट्स के लिए मैं और आप दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं और आपके एक्ट्स के लिए आप और मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं, तो हम लोग के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होगा। यानी जब कोई पर्सन प्रिंसिपल भी हो और एजेंट भी हो, दूसरा पर्सन भी प्रिंसिपल और एजेंट हो, द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड अ म्यूचुअल एजेंसी। दिस टर्म हैज टू implications। इसके दो implications हैं। नंबर 1, each partner is entitled to take part in the conduct of the business of the firm. Number 2, each partner is both principal and agent. So, mutual agency मतलब this term has two implications. Each partner is entitled to take part in the conduct of the business of the firm. Number 2, each partner is both principal and agent. हर partner principal and agent है. It means a partner can bind the other partners in a firm by his act with regard to the business of the firm and can be bound by the acts of other partners in the firm with regard to the business of the firm. हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को लायबल कर सकता है अपने एक्ट्स के लिए, जहां तक फर्म ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म की बात है। यानी कि हर पार्टनर की लायबिलिटी ज्वाइंट और सेवरल होती है विथ रिगार्ड टू द डेट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर की लायबिलिटी जो कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी फर्म को डेट को डिस्चार्ज करने के लिए पार्टनर को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़े तो बेचकर फर्म के प्रॉपर्टी को डेट को डिस्चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन ये लायबिलिटी ज्वाइंट भी होती है और सेवरल भी होती है। हम इन चीजों को आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने मैंने 5 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया। एटलीस्ट 2 पर्सन्स, एग्रीमेंट, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल एजेंसी। ये पांचों एलिमेंट्स जब मौजूद होंगे तब जाके वो एसोसिएशन एक पार्टनरशिप का रूप लेगा, अदरवाइज वो एसोसिएशन पार्टनरशिप नहीं बनेगा। अब आइए नेक्स्ट टर्म देखते हैं हम लोग। हम 3 टर्म आपके सामने डिफाइन करने जा रहे हैं। एक है पार्टनर, दूसरा है फर्म और तीसरा है फर्म। पार्टनर, दूसरा है फर्म, तीसरा है फर्म नेम। ये 3 टर्म है आपके सामने। पार्टनर, द पर्सन्स who have entered into partnership are individually called partners। वो लोग जो पार्टनरशिप में एंट्री कर चुके हैं, यानी जिन लोगों के बीच में पार्टनरशिप है, आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। यानी यूं कह रहे हैं द पार्टीज टू अ पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट आर इंडिविजुअली, जब उसको 1 by 1 करके बोलते हैं तो दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। द पर्सन्स who have entered into partnerships are collectively called a firm।
दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ फर्म। यानी अ फर्म इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। जब हम पार्टनर्स को एक कलेक्शन यानी कलेक्टिव यूनिट के रूप में देखते हैं तो दे आर कॉल्ड अ फर्म। जब इंडिविजुअली देखते हैं तो दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। द नेम under which the business of a firm is carried on is called firm name। वो नाम जिसके अंडर में बिजनेस को फर्म के बिजनेस को चलाया जाता है दैट इज कॉल्ड अ फर्म नेम। तो आपको तीन टर्म्स यानी तीन कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आए होंगे। वन इज पार्टनर, अदर इज फर्म एंड थर्ड इज फर्म नेम। पार्टनर्स यानी वो लोग जो पार्टनरशिप किए हैं आर इंडिविजुअली जब उसको वन बाय वन करके बात करते हैं दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। जब उनको कलेक्टिवली बात करते हैं दे आर कॉल्ड अ फर्म। जिस नाम के अंदर में फर्म का बिजनेस चलाया जाता है दैट इज कॉल्ड फर्म नेम। यानी फर्म इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टनर्स। याद रखिए अ फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म हैज नो लीगल एंटिटी, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। नाउ अब बात होगी पार्टनरशिप डीड की। अभी तक मैंने नेचर ऑफ पार्टनरशिप को डिस्क्राइब किया यानी पार्टनरशिप को डिफाइन किया अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके इसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया और साथ साथ तीन टर्म्स को डिस्क्राइब किया, एक पार्टनर, एक फर्म, एक दूसरा फर्म नेम। अब हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक वो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड आपको सेक्शन 4 क्या बोला? एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस इज पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप करना है तो कुछ लोग आकर आपस में इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि बिजनेस सेटअप करेंगे, अब बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। दे आर कॉल्ड पार्टनर्स, दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप। ओके, लेकिन ये बात जरूरी है कि पार्टनरशिप के लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। आपको बोला गया एग्रीमेंट इज द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप। इनफैक्ट अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड आउट ऑफ एन एग्रीमेंट। नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। एग्रीमेंट होना जरूरी है। ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड यानी ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। दोनों यानी ऑरल हो या रिटन हो इक्वली वैलिड है इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन इट इज प्रेफरेबल नॉट लीगली रिक्वायर्ड। हम बात प्रेफर करते हैं, प्रेफरेबल इसलिए है कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना है तो इट इज प्रेफरेबल टू हैव इन राइटिंग। सो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर राइटिंग में होता है तो जो डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप को प्रोविजंस को कंटेन करते हैं उसको पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। When a partnership agreement is in writing, the document containing the provisions of the agreement is called partnership deed। A partnership deed is in writing। जब पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट को इन राइटिंग बनाया जाता है, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के जो प्रोविजंस जिस डॉक्यूमेंट में मेंशन किए जाते हैं उसी डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी कि व्हेन a partnership agreement is in writing, the document containing the provisions of the agreement is called partnership deed। पार्टनरशिप की डीड को प्रोविजंस को अगर चेंज करना है तो सब पार्टनर की कंसेंट लेना जरूरी है। द प्रोविजंस ऑफ partnership deed can be altered with the consent of all partners। A partnership deed must be
properly drafted and stamped under provisions of Stamp Act. देखिए मैंने मेंशन किया कि द प्रोविजंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड, उसको चेंज कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं सबके सहमति से ही उसके प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है। अ पार्टनरशिप डीड मस्ट बी प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड, सही ढंग से ड्राफ्ट होना चाहिए, एंड स्टैम्प्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ स्टैम्प एक्ट, इसका प्रॉपर स्टैंपिंग भी होना चाहिए। सो व्हेन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन राइटिंग, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द प्रोविजंस ऑफ such agreement is called a partnership deed. Partnership deed must be properly drafted and of course must be properly stamped, and the provisions of partnership deed can be altered with the consent of all the partners. पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सा कंटेंट्स होते हैं आइए देखते हैं। A partnership deed contains details about issues affecting distribution of profits, maintenance of capital accounts of partners, interest on capital, interest on drawings, इन सब चीजों से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं इन सब का मेंशन पार्टनरशिप डीड में होता है। पार्टनरशिप डीड contains the following. नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है, नेम ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। यानी फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, लॉस का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, साथ साथ बिजनेस का नाम क्या होगा, और साथ ये पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, ये सब चीजें, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कहाँ पे है, ये सब चीजें डिटेल्स जो है पार्टनरशिप डीड में मेंशन होते हैं। तो सो आपको पार्टनरशिप डीड भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। Provisions relevant for accounting, मतलब हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के उस प्रोविजंस को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अकाउंटिंग के लिए रेलेवेंट है, यानी उस प्रोविजंस का यूज करते हैं अकाउंटिंग करते समय। याद रखिए ये प्रोविजंस जिसका चर्चा भी होगा ये तभी अप्लीकेबल है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी जिस इशू का वो इशू अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तभी हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस की तरफ देखते हैं। इसमें पहला है प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड equally irrespective of the capital contributed by partners। मतलब अगर डीड में ये मेंशन नहीं है कि किस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे तब क्या होगा, तब हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस की तरफ देखते हैं तो वो प्रोविजंस क्या कहता है। अगर डीड मेंशन नहीं करता है, डीड साइलेंट है इस इशू पर, कौन सा इशू पर, ऑन द इशू ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो प्रोविजन कहता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांटा जाएगा, यानी बराबर बराबर बांटा जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। कौन पार्टनर कितना कैपिटल लाया है उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजंस कहता है अगर डीड साइलेंट है इस इशू पर, इस टॉपिक पर,
यानी डीड में कोई मेंशन नहीं है पार्टनर्स के बीच में, इस टॉपिक पर कोई सहमति नहीं है, तो प्रोविजन कहता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट दिया जाए, बराबर बराबर बांटा जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल। इस बात को नहीं देखा जाएगा कि कौन पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया है, कौन ज्यादा लेकर आया है, कौन कम लेकर आया है। नंबर 2, नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल। अगर डिड साइलेंट है, फिर मैंने आपको बताया कि डिड साइलेंट है तब पार्टनर के कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। हाँ, डिड बोलेगा तो दिया जाएगा, डिड साइलेंट है तब की बात है। नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स। एक बात समझ लें, अगर डिड बोलता है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन किस रेट पर दिया जाएगा तब क्या होगा, तब ये प्रोविजन करता है 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। कब, यानी डिड सिर्फ इतना बोला इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन किस रेट पर दिया जाएगा नहीं बोला, तब प्रोविजन करता है इंटरेस्ट इज पेएबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एंड थर्ड, अगर डिड बोलता है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो ये प्रोविजन कहता है इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, यानी इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी जिस ईयर में प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा यानी लॉस होगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं दिया जाएगा, जब तक डिड स्पेशली स्पेसिफाइड नहीं करे कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर हालत में इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर डिड सिर्फ इतना बोला कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट किस रेट पर दिया जाएगा, 6% पर, अगर रेट मेंशन नहीं है तब, और साथ साथ इंटरेस्ट तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 3 बातें आपको समझ में आई होगी कि नो इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, अगर डिड साइलेंट है तब। अगर डिड बोलता है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, रेट नहीं बताता तो 6% के हिसाब से दिया जाएगा। अगर डिड बोलता है, सिर्फ ये बोलता है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो प्रोविजन कहता है इंटरेस्ट तब दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर्स। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड है, उसी तरह पार्टनर्स फर्म से जो भी पैसा विड्रॉ करेंगे उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ये प्रोविजंस करता है। ये तब अप्लीकेबल है जब डिड साइलेंट है। अगर डिड बोलेगा इंटरेस्ट लगेगा तो लगेगा, क्योंकि डिड तो हमेशा सुपीरियर है इस प्रोविजन से। अगर डिड जो बोलेगा वो होगा, ये सब चीजें तब अप्लीकेबल है जब डिड खामोश है, यानी डिड में इन सब इशू का कोई डिस्कशन नहीं है। इंटरेस्ट at the rate of 6% per annum on loans or advances made by partners। अगर पार्टनर्स ने कोई लोन्स और एडवांसेस दिया है, यानी कैपिटल के अलावा कुछ पैसा कंट्रीब्यूट किया बाय वे ऑफ लोन या एडवांस, उस पर 6% पर एनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा कुछ पैसा लोन के रूप में दिया फर्म को, और उसके बारे में कितना इंटरेस्ट देगा डिड कुछ नहीं मेंशन कर रहा है, तो ये प्रोविजन कर रहा है उस पार्टनर के लोन पर 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। फाइनली, नो रिम्यूनरेशन फॉर वर्क ऑफ द फर्म। मतलब पार्टनर्स फर्म के लिए काम करते हैं क्योंकि फर्म का बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। प्रोविजन करता है कि नो रिम्यूनरेशन फॉर वर्क ऑफ द फर्म, यानी फर्म के लिए काम करने के लिए पार्टनर को कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, बाय वे ऑफ सैलरी, बाय वे ऑफ कमीशन, इंसेंटिव, कुछ नहीं मिलेगा। यानी इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना पड़ेगा। डिड बोलेगा सैलरी देना है तो देना जाएगा, डिड बोलेगा कमीशन देना है तो देना होगा। ये सब प्रोविजन तब अप्लीकेबल है जब डिड साइलेंट है। तो आज मैंने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया, एक नेचर ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा पार्टनरशिप डिड, एंड तीसरा
प्रोविजंस रेलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें